नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 18 जनवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इन्वाइटेड पीएम मोदी टू G7 इन जून। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग G7 विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तो दोस्तों G7 ग्रुप ऑफ नेशंस के बारे में या समिट के बारे में 3 स्टेटमेंट्स था, तीनों सही है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। तो रिसेंटली न्यूज़ आया था दोस्तों, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया है G7 समिट अटेंड करने के लिए। इससे पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर G7 समिट अटेंड किया था जब फ्रांस में बियारिट्ज में हुआ था अगस्त 2019 में। 2020 में G7 समिट होने वाला था यूएस में, जो कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से कैंसिल हो गया था। अब देखो, तो ये मोदी जी का सेकंड G7 समिट होगा। पहले फ्रांस में अटेंड किया था। हिज प्रेडेसेसर मनमोहन सिंह हैड अटेंडेड द G8 समिट। देखो दोस्तों, एक बात इंपॉर्टेंट है, ये G7 ग्रुप ऑफ नेशंस जो है ना, पहले G8 था। 2014 में रशिया एक्सपेल हुआ था, इसके बाद ये G7 बन गया। ठीक है, तो मनमोहन सिंह ने 2005 और 2009 के बीच में 5 बार G7 समिट अटेंड किया है। अब G7 में कौन कौन है देखो, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ये G7 ग्रुप ऑफ नेशंस में आप देख ही सकते हो, पावरफुल इकोनॉमिक्स है, सबसे एडवांस्ड एंड पावरफुल इकोनॉमीज जो वर्ल्ड में है, रशिया को छोड़ के हमें G7 समिट में दिखाई देता है। It is the only forum where the world's most influential and open societies and advanced economies gather for discussion। तो ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड एडवांस्ड इकोनॉमी का एक गैदरिंग माना जाता है G7। अब देख ही सकते हो, कंट्रीज ऐसे ही है दोस्तों। अब देखो, और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, G7 प्लस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया, तो टोटल 10 कंट्रीज मिला के एक D10 ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। ठीक है, डी मतलब डेमोक्रेसी। लीडर्स हु रिप्रेजेंट 60% ऑफ द पीपल लिविंग इन डेमोक्रेसीज अराउंड द वर्ल्ड, मतलब D10 ग्रुपिंग है। मतलब G7 प्लस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया जो है, दुनिया में जितने लोग हैं उसमें 60% ऑफ द पीपल कंसिस्ट करते हैं। दिस इज ऑल्सो सीन एज ए सिग्नल टू चाइना। तो चाइना के अगेंस्ट एक सिग्नल है ये D10 ग्रुपिंग जो है, जिसमें चाइना नहीं है, बाकी वर्ल्ड के सबसे मेजर 10 डेमोक्रेसीज है। राइट, अब हमारे क्वेश्चन पर आता है दोस्तों। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, इट बिकम G7 फ्रॉम G8 विद एक्सपल्शन ऑफ रशिया इन 2014। सही है, मैंने अभी भी बोला आपको। और D10 के बारे में एक स्टेटमेंट है, ये भी सही है। और G7 इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, ये भी सही है। राइट, तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉनिटरिंग कमिटी ऑन रिजुविनेशन ऑफ रिवर यमुना इन दिल्ली एंड NCR। NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन B 2 एंड 3 ओनली। तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है गलत है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखो दोस्तों, यमुना रिजुविनेशन के बारे में, यमुना में जो पोल्यूटेंट्स है रिवर में, ये अभी ज़्यादा हो गया है, इसके बारे में हर दिन न्यूज़ आता रहता है। तो एक यमुना रिवर की रिजुविनेशन के लिए एक मॉनिटरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया था, कौन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2018 में। ठीक है, ये देखो, दिल्ली में यमुना रिवर का जो स्ट्रेच है वो 22 किलोमीटर का है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 22 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ यमुना रिवर एंडर्स दिल्ली फ्रॉम वजीराबाद बैरेज एंड लीव्स एट ओखला बैरेज। राइट, तो दिल्ली में यमुना रिवर एंटर करता है वजीराबाद बैरेज से और लीव करता है ओखला बैरेज से। The major concern of water pollution is ammonia concentration in the river, which has increased to 7 ppm. ppm मतलब parts per million against the permissible limit of 0.8 ppm. देखो दोस्तों, अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन यमुना रिवर में ज्यादा हो गया, जो डेंजरस है। एक्चुअली परमिसिबल लिमिट है 0.8 पार्ट्स पर मिलियन, अभी जो है 7 ppm है। और बोला यह जाता है जो वजीराबाद बैरेज से जो 7 किलोमीटर का जो पार्ट है उधर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऐसे एक मॉनिटरिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया था। तो ये न्यूज़ बार बार आता रहता है, इन्होंने कुछ रिपोर्ट सबमिट किया ये सब बारे में। वैसे जो यमुना रिवर में दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, सब आपको पता ही है। तो दिल्ली में जितने लोग रह रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज है, जितने हाउसेस है, उधर से जो सीवेज वाटर आता है, बेसिकली घर से जो सीवेज वाटर आता है ना दोस्तों, उसमें डिटर्जेंट्स है, सोप कंटेंट है। तो ये सब की वजह से वाटर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और सबसे खतरनाक इसमें है अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन। वैसे अमोनिया छोड़ के बहुत सारे पोल्यूटेंट्स भी हैं, तो सबसे मेजर अभी जो मॉनिटरिंग कमेटी रिपोर्ट किया है वो है अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन, जो सबसे डेंजरस है। अब हमारे स्टेटमेंट्स में आते हैं एक बार।
स्टेटमेंट 1 कह रहा है मॉनिटरिंग कमिटी हैज बीन सेटअप बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका एक पार्ट है, पर यह मॉनिटरिंग कमिटी सेटअप किया था एनजीटी ने, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब 22 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ यमुना रिवर एंटर्स दिल्ली फ्रॉम वजीराबाद बैरेज एंड लीव्स एट ओखला बैरेज। इंपॉर्टेंट है और सही भी है स्टेटमेंट। मेजर कंसर्न ऑफ वाटर पोल्यूशन इज अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन इन द रिवर विच हैज इंक्रीज टू 7 ppm। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सही स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, जुको वैली इज ए पॉपुलर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन नॉन फॉर इट्स एक्सोटिक फ्लावर्स इज स्प्रेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, नागालैंड एंड मणिपुर। दोस्तों इस तरह की क्वेश्चन हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुको वैली रिसेंटली न्यूज़ में भी था, क्योंकि एक वाइल्ड फायर हुआ था जुको वैली में, काफ़ी नुकसान भी हुआ था। अब देखो दोस्तों जुको वैली के बारे में, ये बॉर्डर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ नागालैंड एंड मणिपुर में। अगर मैप में देखेंगे तो कहीं इधर स्प्रेड है, नागालैंड मणिपुर के बीच में जुको वैली जो है ये 2452 मीटर अबोव सी लेवल है। इसमें सबसे फेमस एक फ्लावर है दोस्तों, वो है जुको लिली, जो जुको वैली में ही दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, जुको लिली। दोस्तों इस वैली को वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं, राइट। वैली ऑफ फ्लावर्स इज जुको वैली, दैट इज बिटवीन नागालैंड एंड मणिपुर। इधर आएगा लोकेशन। अब देखो दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की मैप है, ये मैप नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। कई बार कहीं एग्जामिनेशन में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोकेशन, एक एक स्टेट का लोकेशन किन किन स्टेटों से बॉर्डर शेयर करते हैं, इस तरह पूछा जाता है। एक बार मैं आपको थोड़ा टिप बता देता हूँ, वैसे बहुत बार इस तरह की टिप बताया है कई लोगों ने। देखो दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 7 है और एक है सिक्किम इधर है, जो सारे 7 सिस्टर स्टेट से अलग है। इसको कहीं कहीं ब्रदर स्टेट भी बोला जाता है, क्योंकि ये अलग है। बाकी 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको इधर दिखाई दे रहा है। इसमें एक स्टेट है आसाम, जो बाकी 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। आप इधर देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश आ गया, मेघालय आ गया, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। ये जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को आप नमामि करके याद रख सकते हो, ठीक है, ना मा मी, मतलब नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ऐसे याद रखने से आपको याद आएगा नागालैंड के नीचे ना मा मी मणिपुर है, मणिपुर के नीचे मिजोरम है, तो नमामि हो गया। बाकी मेघालय या त्रिपुरा तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। कौन कौन से स्टेट कौन कौन से दूसरे स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, ये जान के रखिएगा, राइट दोस्तों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि अरुणाचल प्रदेश जो है इंटरनेशनल बॉर्डर कितने कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन सा कंट्री अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर हमें मिल गया ऑप्शन 2 and 3 नागालैंड। Question number 4. Indonesia's Mount Semeru erupted recently. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 2 ओनली। तो दोस्तों स्टेटमेंट 1 and 3 गलत है। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों माउंट सेमेरू रिसेंटली इरप्ट हुआ है, एक वोल्केनिक माउंटेन है इंडोनेशिया में। इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल में, हर्षित सर ने कवर किया है। आपको उस वीडियो देखने से पूरा इंडोनेशिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है, कितनी प्रोन है वोल्केनिक इरप्शंस के लिए और वोल्केनिक इरप्शन होता कैसा है, ये सब चीज़ के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप वो वीडियो को जाके देखिए। इधर मैं मेजर स्टेटमेंट्स जो है कवर कर लूंगा। देखो दोस्तों इंडोनेशिया मतलब एक आर्किपेलागो ऑफ आइलैंड है। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलवेसी एंड न्यू गिनिया, इतने सारे आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया में। अब देखो दोस्तों इसमें जो बोर्नियो आइलैंड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूं। बोर्नियो आइलैंड ऐसा एक आइलैंड है जिसमें 3 कंट्रीज थे। इधर एक छोटा ब्रूने है और मलेशिया है और इंडोनेशिया है, राइट। अब दोस्तों दुनिया का ऐसा एक ही आइलैंड है जिसमें 3 कंट्रीज है, ठीक है, बोर्नियो आइलैंड, जो इंडोनेशिया का एक पार्ट है, जिसमें मलेशिया भी है। मलेशिया का दूसरे पार्ट इधर एक आइलैंड में आता है, वैसे मलेशिया का सेकंड आइलैंड है ये, और ब्रूने करके छोटा एक कंट्री ऊपर भी आता है। तो दुनिया में एक ही आइलैंड है ऐसा जिसमें 3 कंट्रीज है। और माउंट सेमेरू जो है इस आइलैंड्स में जावा में से रिलेट करता है। जावा आइलैंड में माउंट सेमेरू है। सुमेरू का इरप्टिव हिस्ट्री देख लीजिए, 1818 से 55 बार इरप्ट हो चुका है, तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। बाकी वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स देखा जाएगा तो माउंट सेमेरू का सारे 2 और 3 के ऊपर है। तो दोस्तों देखो वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स मतलब एक रिलेटिव मेजर फॉर एक्सप्लोसिवनेस है। मतलब जैसे एर्थक्वेक में हम रिक्टर स्केल से हमें पता चलता है ना कि मैग्नीट्यूड कितना था, 5, 6, 7 इस तरह करके। इस तरह वोल्केनिक इरप्शन में भी एक इंडेक्स है जिसको वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स बोलते हैं। इसकी जो मेजर है देखने से हमें पता चल जाएगा कि वोल्केनिक इरप्शन जो हुआ है वो कितनी इफेक्टिव था, इसके एक्सप्लोसिवनेस कितना था, ठीक है।
अब देखो हमारे स्टेटमेंट में आ जाता है, माउंट सेमेरू इज लोकेटेड इन सुलवेसी आइलैंड। गलत है दोस्तों, मैंने आपको अभी भी बताया है जावा आइलैंड में है। इट इज ए स्ट्राटोवोल्केनो इज ऑल्सो नोन एज महामेरू मीनिंग द ग्रेट माउंटेन इन संस्कृत। देखो दोस्तों, हिंदू मिथोलॉजिकल टेस्ट में देखने से हमें ये पता चल जाएगा ये जो सुमेरु आइलैंड से रिलेशन है, ये सब आपको हर्षित द्विवेदी सर अच्छी तरह समझा देगा, वो वीडियो में जाके देख लीजिए। एक स्ट्राटोवोल्केनो है ये जो वोल्कानो का एक क्लासिफिकेशन है, ये जो माउंट सेमेरू वोल्केनिक माउंटेन जो है एक स्ट्राटोवोल्केनो, ये क्या है ये भी आपको समझा देगा उस वीडियो में। दिस इज द फर्स्ट टाइम माउंट सेमेरू इरप्टेड इन द हिस्ट्री कोसिंग फैटालिटीज। ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया था कम से कम 55 बार माउंट सेमेरू इरप्ट हो चुका है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू जल्लीकट्टू, ए स्पोर्ट कंडक्टेड इन तमिलनाडु, विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। दोस्तों दोनों स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों जल्लीकट्टू, बेसिकली जल्लीकट्टू काफी सारे न्यूज में था 2-3 साल पहले, जब सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू को कंडक्ट करने से बैन किया था। इसके बाद तमिलनाडु में कई सारे प्रोटेस्ट हुआ था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन रिव्यू किया था। तो बेसिकली दोस्तों जल्लीकट्टू एक एंशियंट स्पोर्ट है, ठीक है। तमिल क्लासिकल एज 400 to 100 BC में रेफर किया जा सकता है। देखो दोस्तों, जो ओल्ड तमिल टेक्स्ट है जिसमें जल्लीकट्टू का रेफरेंस है, जैसे सिलप्पतिकारम करके एक एपिक था और मालई पदुकड़म एंड कलितोगई, ये सब एंशियंट तमिल लिटरेचर में या टेक्स्ट में जल्लीकट्टू का रेफरेंस है। ऊपर से एक केव पेंटिंग विच इज सेड टू बी 2500 years ago डिपिक्ट्स ए मैन कंट्रोलिंग ए बुल। जल्लीकट्टू में भी यही होता है, जो बंदे हैं जो खेलते हैं वो बुल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो 2500 years ago केव पेंटिंग में भी ये इस तरह का आर्ट मिला था। तो आप सोच सकते हो जल्लीकट्टू जो है कितनी पुराने स्पोर्ट है। संगम लिटरेचर इज नेम गिवन टू एर्लिएस्ट तमिल लिटरेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तमिल लिटरेचर जो एंशियंट टेक्स्ट है, एंशियंट लिटरेचर को संगम लिटरेचर बोलते हैं। वैसे संगम वर्ड का मतलब होता है दोस्तों एसोसिएशन, ठीक है। संगम एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब है एसोसिएशन, गैदरिंग, ऐसा बोल सकते हो। इट इज डेटेड बिटवीन 400 BC and 300 CE, although most of the work is believed to have been composed between 100 CE and 250 CE। द संगम लिटरली मीन्स एसोसिएशन। तो बेसिकली दोस्तों संगम लिटरेचर में एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर था सिलप्पतिकारम। सिलप्पतिकारम में जल्लीकट्टू के बारे में रेफरेंस है, इंपॉर्टेंट है। और सिलप्पतिकारम लिखा किसने? इलंको अडिगल करके कवि ने, राइट। तो हमारा स्टेटमेंट्स क्या क्या था देखो, जल्लीकट्टू इज ए स्पोर्ट कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ माटू पोंगल। दोस्तों पोंगल का सीजन चल रहा है इसलिए ये न्यूज में है, अभी जल्लीकट्टू चल रहा है तमिलनाडु में। तो ये माटू पोंगल करके तमिलनाडु का एक फेस्टिवल है, तब ये कंडक्ट किया जाता है। देयर आर रेफरेंसेस अबाउट जल्लीकट्टू इन सिलप्पतिकारम। तो ये स्टेटमेंट आंसर करने के लिए आपको सिलप्पतिकारम क्या है जाना पड़ेगा। तो सिलप्पतिकारम बेसिकली संगम लिटरेचर से आप रिलेट कर सकते हो, जो काफी पुराने एक टाइम का लिटरेचर था तमिल एंशिएंट टेक्स्ट में, आप रिलेट कर सकते हो सिलप्पतिकारम, जो लिखा था इलंको अडिगल ने। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट जो है सही निकल जाता है इधर। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, इसका आंसर है 3 ओनली। 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को डिवाइड करते हैं 10 डिग्री चैनल। वैसे 9 डिग्री चैनल आप रिलेट कर सकते हो लक्षद्वीप एंड मिनिकोई में, और मिनिकोई एंड मालदीव्स के बीच में है 8 डिग्री चैनल, राइट। तो आज का क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्स आर करेक्टली मैच्ड। बेसिकली जितने भी लिखा है ना ये सब ग्रास लैंड है, आप इसको सही तरह मैच कीजिए और आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर खत्म कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे वीडियो से। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कुछ यूज हो रहा है, तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों। व्यूज बहुत कम आ रहा है, इस तरह हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा शेयर कीजिए वीडियो को और व्यूज बढ़ाइए। तो लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।